औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक फोरम और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी नाज़िर। पब्लिक फोरम में हम हमेशा पिछले हफ्ते में रहनुमा होने वाले वाक़यात में से चंद इश्यूज़ को मुंतखब करते हैं और उनसे मुतल्लिक़ा शख्सियात को लाइव लेकर आपको असल सिचुएशन से आगाही देते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो करंट सिचुएशन है यूके के अंदर की सियासी और दूसरी माशी, उस पर बात करेंगे और आपको ये बताते चलेंगे गुज़श्ता कई दिनों से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, महंगाई के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, जो पुलिस और क्राइम बिल है उसके ख़िलाफ़ हो रहे हैं। मज़ीद आने वाले दिनों में पहले रेलवे ने मुलाज़मीन ने प्रोटेस्ट किया, हवाबाज़ी के शोबा के लोग करेंगे, वकला करेंगे, बाकी जितने भी शोबा से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो अगले आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। और यह सिचुएशन क्यों ऐसी हुई है और यहाँ उसकी वजूहात क्या हैं, क्या-क्या मुहर्रिकात हैं, उस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम मौजूद हैं बैरिस्टर अज़हर चौहान, जो लाइव वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि असल सिचुएशन क्या है। इसके अलावा आप लोगों की लाइव कॉल होंगी और आप बताएँगे क्या सिचुएशन है इस वक़्त, क्योंकि हम यहाँ जब रहते हैं बरतानिया में तो हमें हर रोज़ इन इस किस्म की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है कि हम इस पर शायद तवज्जो नहीं देते। लेकिन बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो जिन पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हमारे बच्चे यहाँ हैं, यहाँ से ही कमाते हैं, यहाँ खाते हैं। हम यहाँ रहते हैं लेकिन हमें हमारे पाकिस्तान की सिचुएशन पर ज़्यादा गहरी नज़र होती है, लेकिन हमारे साथ जो कुछ हो रहा है यहाँ, उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने मुनासिब समझा कि यूके के अंदर जो मुश्किलात आ रही हैं, हमें पेश आ रही हैं, इस पर बात करें। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बैरिस्टर अज़हर चौहान मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, आपको फर्स्ट टाइम पब्लिक फोरम में खुश-आमदीद कहता हूँ जी। शुक्रिया शाह साहब एंड बहुत ममनून कि आपने टाइम दिया और ऑब्वियसली ये इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं हमारे लिए, इन पर हमारी बातचीत होनी चाहिए। बैरिस्टर साहब, क्या वजह है कि इतनी जल्दी और महंगाई इस तरह बढ़ रही है, आगे जा रही है? इससे पहले इतना जल्दी ऊपर नहीं गई, मतलब 50% से भी ऊपर जाने लगी है, आने वाले दिन में शायद और ऊपर जाए। इस पर इसकी मुलाकात ज़रा बताइएगा हमारे देखने सुनने वाले। तो देखें, बहुत सारी वजूहत हैं। ये बैनुल-अक़वामी एक वजूहत है, क्योंकि जो आलमी मंडी है उसमें पेट्रोल ऑयल की कीमत बढ़ चुकी है। दूसरा जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि वीट है, कहा जा रहा है पहले कि कोविड आया, फिर कहा जा रहा है ब्रेक्सिट का इफेक्ट है, और अब तो लेटेस्ट ये एक इशू है कि जो यूक्रेन और रशिया की जो जंग चल रही है, बरतानिया और यूरोप वाले यही कह रहे हैं जी हमारे पास रो रिसोर्सेज जो हैं वही नहीं पूरी हो रही। देखिए, एक आम जिम्मेदार जो फार्मर है यहाँ का, उसके लिए भी ट्रैक्टर चला रहा है, जो काश्तकारी हो रही है उसकी वजह से लेकर शॉप्स के जो ट्रक सामान ला रहे हैं, एवरीथिंग प्राइसेस तो बहुत राइज हो रही हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह कि पिछले 2-3 सालों से आपको जैसे इल्म होगा कि प्रेडिक्शन हो रही थी कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगी, और जो फ्यूल कैप था वो खत्म हो रहा था। गवर्नमेंट ने उसके साथ साथ, हम दूसरे ममालिक पाकिस्तान की तो वरी करते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट की नायली देखें, उन्होंने प्लानिंग नहीं की। और हालांकि यूके ऑयल प्रोड्यूसर है कि नॉर्थ सी ऑयल है, हमारे पास गैस है, उसके बावजूद इन्होंने स्टोरेज, ये चीज़ें तो स्टोरेज की जा सकती हैं, उनको प्लान करना था। अब बिजली की कीमत आप देखें कितनी हाई, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, गैस की हो चुकी है। दुकान पे जो सुपर मार्केट है उसके शेल्फ की जो प्राइस है वो तमाम चीज़ों की प्राइस हाइप है। और सबसे बड़ा इफेक्ट, लेट्स से जो वेज इस वाला तबका है उसको तो छोड़ें, जो बेनिफिट वाला तबका है, यहाँ पर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उनकी बेनिफिट्स की इंक्रीज नहीं हो रही, तो वो क्या करेंगे? जाहिर है, सॉरी, उनके लिए एक बड़ा इशू ये है कि जो उनकी खरीदार एक शॉपिंग ट्रॉली थी हफ्ते की, जहां वो 100 पाउंड का सामान खरीदते थे एक आम फैमिली, नाउ दे स्पेंडिंग ओवर 250 उसी सामान के लिए, उन्हीं अशिया के लिए। तो वो इफेक्ट ये हो रहा है कि वो पैसा कहां से लाएंगे? एक्स्ट्रा बिल भी डबल हो रहे हैं, खाना पीना भी डबल हो रहा है, उसके साथ साथ काउंसिल टैक्स भी ऊपर जा रहे हैं, यानी हर महकमा अपनी जो चार्जेस हैं उनको ऊपर कर रहे हैं। और गवर्नमेंट कह रही है वी ट्राइंग, हमें पता है क्या हो रहा है। सो आप खुद देखें, उसमें 2-3 मार्कर्स बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहली तो बात है, जो बच्चे स्कूल में फ्री लंच लिया करते थे उनकी तादाद बढ़ चुकी है, इतनी के 7-8 फोल्ड ज्यादा हो गई है। उससे भी वर्स है कि फूड बैंक्स की यूसेज, जो नर्स आमतौर प्रोफेशनल तबका है, नर्सिंग टीचर्स जो स्टार्टिंग सैलरी पर है, वो लोग भी फूड बैंक्स यूज कर रहे हैं। एंड
इससे साबित क्या हो रहा है, ये प्रोफेशनल तबका है जो पाकिस्तान की तरह अंडरपेड नहीं है, यहाँ के हिसाब से वेरी वेल पेड है, मिडिल क्लास है। अगर वो लोग कह रहे हैं जी हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे, देन एक वरिंग अलमिया हम सबके लिए, क्योंकि उनके अगर बच्चे हैं, मॉर्गेज है, गाड़ी की रनिंग कॉस्ट ऊपर चली गई है। आप खुद देख लें, फ्यूल कॉस्ट अभी 2 पाउंड पर लीटर हो चुकी है, और ये विद इन ऐसा लास्ट ही 6 मंथ्स। एंड इन हालात को मद्देनजर रखकर परेशानी यह है कि गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट है। और उसके साथ साथ देखें, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर है, उनकी तनख्वाह तो ऊपर जा रही है कि वो अपनी विद कॉस्ट ऑफ लिविंग इन्फ्लेशन के साथ साथ अपने आप को सैलरीज ऊपर कर रहे हैं। अगेन जो रेलवे स्ट्राइक्स जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, वो क्यों हो रही है? वो लोग कह रहे हैं जी आप तो स्टाफ कम कर रहे हैं, सेफ्टी का इशू आएगा। फिर आपने आवर्स हमारे कम करने हैं, आप लोग कह रहे हैं कि वेजेस पर फ्रीज ले लें। और अगेन गवर्नमेंट ने उनके साथ जो शिक तय की हुई है कि प्राइवेट कंपनियां कोई वेजेस का मुआहदा तय नहीं कर सकती जब तक गवर्नमेंट की इनपुट ना हो। सो ये सामने नजर आ रहा है ना, एक हम लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट स्टेट है, लेकिन फेलियर है कि थ्रू द बैक डोर आप हर चीज कंट्रोल कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट स्ट्राइक कल थी लॉयर्स की, यंग बैरिस्टर्स तमाम स्ट्राइक पर हैं, क्रिमिनल बार इन बिलखसूस स्ट्राइक पर है। क्यों? वो कह रहे हैं जी जो फौजदारी मुकदमे इस मुल्क में हो रहे हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, उनकी पेमेंट इतनी लो है, वो कह रहे हैं जी हम कोर्ट पर जाने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, उसके साथ साथ लीगल एड को आपने फ्रीज किया, हमारी तनख्वाहें ऊपर नहीं कर रहे। इतने साल लगा के अगर हम तालीम करें या प्रॉपरली काम करना है, केस को रिप्रेजेंट करना है, तो उसका मकसद क्या हुआ जब हमें रेट पे ही नहीं दे रहे आप? फिर बेहतर हम कुछ और काम कर लें। सो दीज आर एक इशू नहीं, ये बहुत सारे इश्यूज हैं। एंड उसकी वजूहत भी बड़ी लंबी चौड़ी है, क्योंकि आपको बैकग्राउंड जाना पड़ेगा। पिछले 2-3 साल जब से ये कोविड स्टार्ट है, उसके दौरान ये शोर मचना शुरू हो चुका था। और बरतानिया की गवर्नमेंट अगर आज कह रही है देखें जी वो ब्रेक्सिट का इफेक्ट हो रहा है, तो वो तो उन्हें नजर आ रहा था 2020 से पहले भी। वो तो चले नजर आ रहा था, लेकिन ये जो रूस और यूक्रेन जंग का मामला आ गया है दरमियान में, और इसमें इकोनॉमिक लिहाज से काफ़ी यूके काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है यूके की, क्योंकि यहाँ रिफ्यूजी भी काफ़ी आ चुके हैं, और उसके अलावा वहाँ भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस क्या कहते हैं कि उसका ज़्यादा असर पड़ा है या ब्रेक्सिट का पड़ा है? देखिए, ब्रेक्सिट का इफेक्ट ये हुआ ना कि जो एक मंडी थी इतनी बड़ी, उससे इन्होंने ब्रेक्सिट कर लिया। अब हम अपनी वाली जो आने वाली गुड्स हैं, वो फ्री मूवमेंट भी नहीं रहा, ना गुड्स एंड सर्विसेज का, ना लोगों का फ्री मूवमेंट खत्म हो गया है। तो जाहिर है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऊपर चली गई, आपकी पेपर वर्क ऊपर चली गई, और उसके साथ साथ जो सर्विसेज आप वहां से ला रहे थे, आप उनके ऊपर वीएटी भी पे कर रहे हैं। पहले तो ये था ना कि कंपनियां पूरे यूरोप में इन टाइम डिलीवरी सिस्टम था कि कोई भी पार्ट चाहिए, उनको पता था जी परसों ये पार्ट आ जाना, हमने पहले से। और अब तो वो बॉर्डर पर खड़ा हो रहा है और पेपर वर्क उसकी क्लियर करनी है। तो इन तमाम चीजें जितनी भी हो रही हैं, ये मद्देनजर थी, उनको रखना चाहिए था, नजर आ रही थी होगा। लेकिन एक और इफेक्ट है जो यूक्रेन की जंग का है। यूक्रेन की जंग का पहले तो यह है कि यूके गवर्नमेंट उनको बहुत सारी एड प्रॉमिस कर चुका है और असला भेज रहे हैं, जो कॉस्ट टैक्स पेयर को कर रहा है कि जितना भी एम्यूनिशन अमेरिका, नेटो या यूनाइटेड किंगडम नेटो का हिस्सा बनकर जैसे कैसे, ये तो कमिटमेंट इन्होंने कर दी है। प्लस यूक्रेन से इन्होंने कहा जी जितने भी रेफ्यूजीज आना चाहते हैं हम उनको लेने के लिए तैयार हैं, फैमिलियों के साथ, बच्चों के साथ, उनको तमाम बेनिफिट भी पे करेंगे, घर में भी रखेंगे, किराया भी अदा करेंगे, हर चीज। और बैन अल-अक़वामी जितने रेफ्यूजीज हैं वो यहाँ आ रहे हैं, उनको तो बेड एंड ब्रेकफास्ट या होटल्स में डाल रहे हैं, उनका कोई इंटरव्यू नहीं कर रहा। सो ये बेसिकली एक पूरा जो है ना मीडिया वॉर जीतने के लिए उनको हर चीज दी जा रही है, यूक्रेनियंस को एक साबित किया जा रहा है, डोंट वरी, हाँ हम आपके साथ खड़े हैं। बट उसका इफेक्ट ये हो रहा है कि जो आम ऑर्डिनरी ब्रिटिश सिटीजन है वो उस जंग को कैरी कर रहा है अब, क्योंकि उनके ऊपर प्राइस भी मुसलत की जा रही है, उनके लिए अखराजात भी बढ़ रहे हैं, वो हर चीज हमने बिलाखिर पे करनी है। जैसे कि कोविड हुआ, कोविड के दौरान आपको जैसे इल्म होगा, याद होगा कि हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर ने लोन्स दिए। अब वो साबित हो चुका है कि उसने उन लोन्स को मिसमैनेज किया, क्योंकि उसने कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं रखे। कितने बिलियंस ऑफ पाउंड्स लेकर लोग भाग गए या पे करने के काबिल ही नहीं है, और वो लोन थे। लोन देने के लिए अगर कोई बैंक से मुझे लोन देगा, आपको देगा, उसकी शराइत होती है ना कि ये बंदा वापस पे कर भी सकता है या नहीं। लेकिन उन्होंने ये कहा ये स्मॉल इंडस्ट्री, लेकिन उसको ये बताया गया था फिल ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, लेकिन फिर उसने कहा जी नहीं हम किक स्टार्ट करें। किक स्टार्ट
क्या उन करना है कि हमारे आने वाली नेक्स्ट 50 ईयर्स भी वो नस्लें उस लोन को वापस पे नहीं कर सकती। ज़ाहिर है, और बेशुमार लोग ऐसे हैं जो जिनका काम ही नहीं है आगे, तो वो लोन पर वक्ती तौर पर गुजारा चला लिया उन्होंने, लेकिन आगे पे करना मुश्किल हो रहा है, और बेशुमार कंपनीज लोग क्लोज कर रहे हैं जिन्होंने लोन्स लिए थे। उस सिलसिले में वो तो बेशुमार लोग कंपनीज हैं, शायद वो जेन्युइन होंगी शाह साहब। सबसे बड़ा आलमी ये है कि बहुत सारे लोग यहां से लोन लेकर भाग गए हैं यूरोपियन ममालिक में, जिनकी लिमिटेड हम्म कंपनीज थी। और ये बैंक्स ने उनको बताया था जी ये इनका चेक एंड बैलेंस नहीं, ये कंपनियां वो हैं जो डोरमेंट पड़ी थी। अचानक इन कंपनियों का बेसिकली बताकर लोगों ने लोन्स ले लिए हैं, लेकिन ये लोन्स पे कहां से करेंगे? और कंडीशंस हम्म लोन लेने की बड़ी मामूली थी कि आपके पास लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, आपको लोन मिलेगा। वो कह रहे थे ये गवर्नमेंट ऐसे गारंटी लोन मिल रहा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये होती है ना कि ये आवाम का पैसा है, कोई अपनी जेब से नहीं हमें दे रहा, टैक्स पेयर का पैसा है, तो उसकी चेक्स एंड बैलेंसेस कहां पर है? सही है। दूसरा, एंड मैं एक जी आप कर ले बात, तो मैं क्वेश्चन करता हूँ। नहीं नहीं, मैं उसी का इशारा कर रहा था। ये तमाम चीजें जो होती है ना, ये जमा हो चुकी हैं। और रियल प्रॉब्लम ये है कि जो आदमी देखें, एक छोटी सी मिसाल है, जो आदमी खाना खाने के बाद वो गरीब का एहसास किया करेगा जिसका पहले से पेट भरा हुआ है। लेकिन एक सियासतदान पॉलिटिशियन को समझना चाहिए कि आवाम का जो ओनरी बेसिक शहरी है उसके हालात क्या हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। और अगर उस रिक्वायरमेंट का पूरा है, मसलन जिस एक सिंगल पेरेंट खातून है, उसके बच्चे हैं, वो बेनिफिट पर है, हाउसिंग बेनिफिट एरिया है, तो यूनिवर्सल क्रेडिट में सारे बेनिफिट जमा करके उन्होंने एक अमाउंट बना दिया है। तो उस एक अमाउंट की लेवल इतना होना चाहिए कि वो सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड या लो इनकम हाउस होल्ड आसानी से अपने अखराजात पूरे करे। अब अखराजात तो डबल हो चुके हैं, लेकिन उनकी बेनिफिट वहां की वहां ही है। और यही हाल हो रहा है बिल्कुल। पे वाले तबके का कि पे सारी फ्रीज हो चुकी है। मुश्किलात यानी बढ़ रही हैं इधर भी, अगर देखा जाए। जी बाहर से तो लोग देख रहे थे कि बरतानिया में सारे बड़े आसानी से फलाई रियासत है और बड़े अच्छे तरीके से गुजारा कर रहे हैं सारे, लेकिन यहाँ के हालात देखकर तो काफ़ी मुश्किलात सामने आ रही हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था कि इमिग्रेशन के जितने भी केसेस हैं वो लेट हो रहे हैं, तो उसकी वजूहात क्या यही हैं कि यूक्रेन वाली साइड लगा दिए गए हैं सारे होम ऑफिस के मुलाजमीन के, उन्हीं केसेस को देखें, और बाकी जो आम केसेस हैं उनको काफ़ी डिले कर रहे हैं। और दूसरा यह है कि यहाँ स्टाफ की बहुत कमी हो रही है एनएचएस में भी, उस सिलसिले में भी बेशुमार मुश्किलात सामने आ रही हैं। और अस्पताल में जो इमरजेंसी मरीज हैं उनका जो डिले है वो 12 घंटे का हो चुका है, तो इस पर बात कीजिएगा सर। शाह साहब, ये तमाम इश्यूज बिल्कुल दुरुस्त हैं कि सबसे बड़ी बात है। पहली बात मैं शुरू करता हूँ इमिग्रेशन से, क्योंकि मैं खुद इसी एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन पिछले 20 साल में इतना बदतरीन दौर मैंने कभी नहीं देखा। और होम ऑफिस अब बाकायदा थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस कह रहे हैं जी हमारे पास जो अमला था पहले अफगानिस्तान की इवैक्यूएशन पर लगा दिया उन्होंने, फिर उन्होंने कहा जी अब यूक्रेन के मसले को हम हैंडल कर रहे हैं। जो रेफ्यूजीज हैं बेचारे, जिनका प्राइमरी इंटरव्यू होता है, जिसको स्क्रीनिंग कहते हैं, नाम एड्रेस डेट लेकर एक कार्ड बनाया जाता है, उसके बाद 1.5-2 साल तक लोग अभी सब्सटैंटिव इंटरव्यू की वेट कर रहे हैं। और जिन लोगों की एक आम स्ट्रेट फॉरवर्ड दरखास्त होती है कि जिनके बीवी है, बच्चे हैं, बिलखुसूस जिन लोगों के, तो वो आर्टिकल हम कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स की बेस पर दरखास्त डाल रहे हैं। होम ऑफिस ने उन एप्लीकेशंस को कॉम्प्लिकेटेड का नाम देकर बस क्यू में लगा दिया है। मसला ये नहीं है कि कोई भी जहां देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर उन्होंने देखिए मसले को हल करना हो तो रिसोर्सेज डालनी पड़ती हैं। और ये नहीं कि किसी के लिए वो फ्री में काम कर रहा है ये अदारा, क्योंकि जितनी भी इमिग्रेशन केसेस हैं मेजॉरिटी द टाइम रेफ्यूजी से हटकर इमिग्रेशन केसेस अच्छी खासी रकम गवर्नमेंट उनसे लेती है। हेल्थ सरचार्ज अपनी जगह पर है, वीजा एप्लीकेशन फी हर साल ऊपर जा रही है, लेकिन उसके बावजूद लोग साल 1.5 साल वेट कर रहे हैं क्यू में कि वो केसेस प्रोसेस नहीं हो रही। एंड उसकी सबसे बड़ी बात है कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऐसा है जिसके में इनकॉम्पिटेंस बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके अलावा अमला इतना उनके पास अच्छा नहीं, स्टाफ रिटेंशन नहीं हो रही, कि जो स्टाफ है वो 6 महीने साल लगाकर वो डिपार्टमेंट चेंज करके आगे मूव ऑन कर देते हैं। तो सिविल सर्विस में अनफॉर्चुनेटली एक प्रोसेस होता है कि अगर आपने स्टाफ अपने डिपार्टमेंट में नहीं रखना ट्रेन करके, तो वो नए स्टाफ को रिक्रूट करके ट्रेन करते रहेंगे, तो वो अगला स्टाफ चला गया तो फिर वो वहां की बात वहीं खड़ी रहेगी।
सो इमिग्रेशन के इश्यूज पर एक तो हमारी होम सेक्रेटरी नहीं चाह रही कि इसको मसले को हल किया जाए, वो जानबूझकर लोगों को ये स्टेटिस्टिक्स देना चाह रहे हैं जी, ये बाहर से लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है और हमारे पास बोझ हो रहा है, इसीलिए उन्होंने रवांडा स्कीम बनाई है, इसीलिए वो एक तासर देना चाहते हैं, वो बी ओवरवेल्म्ड। रियलिटी है, सवाल ये होगा कि कितनी टारगेट आपने सेट की थी डिपार्टमेंट की, और ज़ाहिर एक ही बिल्डिंग में बैठ के वो काम नहीं कर रहे। होम ऑफिस के दफ्तर हैं क्रोइडन में, फॉर एग्जांपल बर्मिंघम, कार्डिफ, लिवरपूल, ग्लासगो, तो तमाम डिपार्टमेंट अलग अलग एप्लीकेशन की स्पेशलिटी है, शेफील्ड। तो उनको देखना चाहिए कि इन डिपार्टमेंट्स की टारगेट होनी चाहिए जी, इतनी केस आपने क्लियर करनी है, बजाय इसके कि नई दरखास्त पर वो काम करें, पहले वो पुरानी बैकलॉग को क्लियर करें। और याद होगा आपको, बोरिस जॉनसन बहुत बड़े बड़े वादे करता था, मैं एमनेस्टी दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, वो बात वहां की वहां पड़ी है, क्योंकि प्रीति पटेल उसको ये कह रही है कि जी हमने ये नहीं करना, और वो बेसिक है, उसने एक तासर देना कि ये डिपार्टमेंट जो है इसमें ओवरवेल्म्ड है, लोग बोझ बहुत बड़ा है। एंड वो अपने आप को एक टफ होम सेक्रेटरी जाहिर करके उसने अपने आप को मकबूल कराना आम जो वर्किंग क्लास ब्रिटिश शहरी है उसकी नजरों में। एंड सैड टू से कि वो डिपार्टमेंट का मसला को हल होते हुए नजर आ भी नहीं रहा। एंड इसमें एक बड़ी अफसोस कुन बात यह है कि अब्यूज वाली एप्लीकेशंस तो अपनी जगह हैं। देखें, हमारे यहाँ आपको याद होगा, इल्म होगा कि टोनी ब्लेयर जब गवर्नमेंट में आया था तो उसने कहा था जी डोमेस्टिक वायलेंस का रूल हम लाएंगे उन लोगों के लिए जो शादी करके यहाँ आते हैं, उनके साथ ज्यादती होती है, फिर उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ता है, और हकीकत यह है कि वो कश्तियां जलाकर यहाँ आए थे। अब सिचुएशन ये हो चुकी है कि डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन तो इंक्रीज हो चुकी हैं, और पुलिस उस केस को दर्ज करा के बिना छानबीन किए हुए वो होम ऑफिस को खाली एक क्राइम नंबर भेजना पड़ता है। अब उन केसेस की तादाद इतनी बढ़ चुकी है, होम ऑफिस उनको प्रॉपर्ली टाइम पर डील ही नहीं कर रहा। बट रियलिटी तो ये है कि उनको देखना चाहिए कि जो अब्यूज सिस्टम है उस पर रिफॉर्म लाएं, उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस लाएं। किसी की तवज्जो होगी तो कोई करेगा ना। और सबसे बड़ी बात है सैडली के प्रैक्टिशनर जो लोग हैं इस फील्ड में, उनके साथ डिस्कशंस, उनके साथ फोरम्स पर बुला के अदारे को चाहिए कि हम उनसे लर्न करें कि हो क्या रहा ऑन द ग्राउंड। जो चैरिटीज हैं, पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं या लॉयर्स हैं, क्योंकि जो जितने तमाम स्टेक होल्डर्स हैं। फिर आपकी बात आती है शाह साहब, जो आपने कहा जी हॉस्पिटल्स के वेटिंग क्यू, नर्सिंग स्टाफ, हमारे यहाँ बहुत बड़ी शदीद शॉर्टेज है नर्सिंग की और डॉक्टर्स की। इसीलिए आपको पता होगा कि 4 नए मेडिकल स्कूल बनाए जा रहे हैं। उसके बावजूद देखें, अफसोस की बात यह है कि अभी ब्रूनेल यूनिवर्सिटी जो है मेरे करीब है इधर, वहां उन्होंने मेडिकल स्कूल स्टार्ट किया है। तो पहले साल की तमाम जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे इंटरनेशनल फी पर बाहर से लाए जा रहे हैं। हालांकि जरूर है यहाँ पर है, और लोकल बच्चों को दाखिले नहीं दिए जा रहे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ला रहे हैं, क्योंकि ये पैसा भी साथ बनाना चाहते हैं। यूनिवर्सिटीज का हाल ये, पिछले 2-3 सालों में उन्होंने क्लासेस तो रन कोई नहीं की, ना उन्होंने फी कम की है, बट स्टिल फी ले रहे हैं, स्टूडेंट्स की अकोमोडेशन का भी पैसा ले रहे हैं, और स्टूडेंट्स बेचारे मेंटली भी अपसेट हो रहे हैं, साइकोलॉजिकली भी अफेक्ट हो रहे हैं, और उनकी कोई फिजिकल क्लास ही नहीं हो रही। तो नर्सिंग स्टाफ की कमी तो आएगी ना, क्योंकि हॉस्पिटल का मोरल डाउन है कि काम नहीं कम हुआ उनका, वर्कलोड बल्कि बढ़ चुका है, तनख्वाह ऊपर नहीं जा रही, वर्किंग आवर्स लंबे हो चुके हैं। तो सैडली क्योंकि ये जो वेलफेयर स्टेट है ना, देखें हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन, इन तमाम अदारों का जो रोल होता है ना, वो होता है कि आम मशीन के पहिए को चलाना है। अगर वही स्टॉक हो रहे हैं तो फिर आपको देखें, गवर्नमेंट को तो ग्रीस प्रोवाइड करनी है ना, उनको फ्यूल ईंधन उनको देना है कि स्टाफ लाइन, तनख्वाह ऊपर करें, उनकी वेलफेयर का ख्याल रखें। अगर उन स्टाफ का ख्याल नहीं किया जाएगा तो फिर आपको पता है हमारे यहाँ ये अदारे जो है, अगर ब्रेकडाउन आएगी तो इफेक्ट कौन होगा? आम शहरी होगा। अगर उसकी सेहत इफेक्ट हो रही है और 2 साल बाद की अपॉइंटमेंट आ रही है, 2 साल बाद में तो उसकी सेहत मजीद डिटेरिएट हो चुकी होगी। और इसीलिए जो पब्लिक सेक्टर, शाह साहब सबसे बड़ी बात है, पब्लिक सेक्टर इसीलिए स्ट्राइक पर जा रहा है। रेलवेज की एक स्टार्ट है, उसके साथ देखें लॉयर्स कोई आम प्रोफेशन नहीं है, यूके में रिलेटिवली मिडिल क्लास, कंफर्टेबल, और बहुत कई सालों की मेहनत करके ये लोग डॉक्टर्स, नर्सेज इस प्रोफेशन में पहुंचे हैं। तो उनकी स्ट्राइक का मकसद ये है, वो कह रहे हैं हमारी इन्फ्लेशन के साथ पे तो ऊपर करें, ताकि हम अपने घर में जब जा रहे हैं इज्जत से अपना खाने पीने की अशिया तो खरीदें, ट्रांसपोर्टेशन। अब देखें, जहां एक आदमी 50 पाउंड का फ्यूल एक जर्नी के लिए यूज करता था साल पहले, इस साल वो नेली डबल हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही। तो उसकी फीस या उसकी जो वेजेस है वो तो नहीं ऊपर जा रही। एक तो आपने काफ़ी तफसीलन इस पर जिक्र किया है, इमिग्रेशन के हवाले से आपने बात की है, तो बेशुमार लोग हैं यहाँ
जो इलीगल हैं, जिन्होंने असाइलम किया हुआ है, उनको अगर कुछ भी नहीं होता तो कम अज़ कम उन्हें काम की तो इजाज़त देनी चाहिए, ताकि वो अपना काम करें, टैक्स दें। काम वैसे वो कर रहे हैं, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी। और अगर वो लीगल उन्हें कर देंगे तो कम से कम जितना अरसा रहेंगे काम तो करेंगे और टैक्स भी देंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इस पर कोई है तजवीज़ ऐसी? देखें, उसमें दो इश्यूज बड़े अहम हैं। एक तो पहली बात है, कोई भी आदमी जिसने असाइलम सियासी पनाह की दरखास्त डाली हुई है हुँ, और वो लाइव है, यानी कि वो पुरानी नहीं, ख़त्म नहीं हो चुकी, अपील्स नहीं हो चुकी, या वो मुस्तरद नहीं हुई, उनको हुँ, पहली तो बात है, अगर 1 साल से ज़्यादा दौरानिया गुजर चुका है, वेटिंग टाइम, होम ऑफिस प्रोसेस नहीं कर चुका, तो वो बाकायदा काम की इजाज़त ले सकते हैं। उन्हें ठीक है। दरखास्त रिटर्न डालनी होती है। हमारे लोगों में एक बड़ी कमी है अक्सर ये, और सैड बात यह है कि पाकिस्तानियों में वो रिटर्न एबिलिटी ईमेल्स लेटर्स की नहीं है। मैं नहीं कहता हुँ, सब, लेकिन जो आम बेचारा आदमी गांव देहात से उठ के यहाँ आ चुका है, हमारे इवन जो स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं बेसिक लेवल पर, जिनकी मैट्रिक एफए तालीम थी, वो भी ड्राफ्टिंग नहीं करते, मैं अक्सर देखता हूँ स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो उनके लिए हमारे जो कम्युनिटी सेंटर हैं, मसाजिद हैं, मराकज़ हैं, पाकिस्तान वेलफेयर सेंटर, जो भी हैं कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स, उनको कोशिश करनी चाहिए कि इन लोगों के लिए एक टेम्पलेट बनाकर एक तरीकाकार समझा दें और इनको कोई ना कोई असिस्टेंस फ्राहम करें। लीगल एक्सेस देखें, लीगल है तो है नहीं है, असाइलम केसेस में है, लेकिन वो भी महदूद और लिमिटेड है। लीगल एड ना होने की वजह से प्राइवेट कॉस्ट है, अगर तमाम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या सही लोगों से मशवरा नहीं करते, तो ये हमारे जो काउंसलर हजरात हैं, कम्युनिटी के वेलफेयर के अदारे के लोग हैं, इनको इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करनी चाहिए और लोकल काउंसिल के थ्रू इनको फीडबैक नेटवर्क थ्रू नेशनल गवर्नमेंट और होम ऑफिस को बताना चाहिए, देखें भाई ये लोग कम्युनिटी का एक कंट्रीब्यूशन हिस्सा बन सकते हैं। देखें, यूक्रेन से जो लोग आ रहे हैं, उनकी कौन सी असेसमेंट ये कर रहे हैं जी ये काम कर सकते हैं, सिवाय इसके कि उन्होंने खुद कहा जी ये यूरोपियन है और हमारा इनका जो है ना नजरियात को इसी हद तक मिलते हैं। तो जो लोग हुँ, बाहर से आए हुए हैं, अफ्रीका से, एशिया से, बड़े सगीर से, कम अज कम उन लोगों के पास नॉलेज और स्किल कहीं गुना गुना बेहतर होगी, लेकिन उनको ये एक किस्म का जानबूझ के रोक रहे हैं कि उस सिस्टम का हिस्सा ना बने, कंट्रीब्यूशन ना करें। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, यहाँ इराक के कुछ सियासी असाइलम क्लेम के जो क्लेमेंट है, मैं जिनको जानता हूं, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी यूके गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मौजूद है, उसके बावजूद उनको रोका हुआ है जी आप कुछ नहीं कर सकते। और ये ज्यादती है, क्योंकि उन लोगों का हुँ, टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि इराक की एजुकेशन और ईरान की तालीम का मेयार बहुत हाई है। तो उनके लोग जो ग्रेजुएट्स अच्छा। हैं उनको ऑटोमेटिकली मास्टर्स में दाखिला मिल जाता है। और उसमें हुँ, कुछ ऐसे लोग हैं, एक दो डेंटिस्ट और डॉक्टर्स हैं जिनको मैं जानता हूं, वो कह रहे हैं जी आते ही हमें इजाजत मिलनी चाहिए कि हम तो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं सिस्टम में, हम हुँ, पैसे के लिए या नहीं है, हम अपनी जान बचा कर आए। इसके बावजूद उनको नहीं राइट दिया जा रहा, लेकिन यूक्रेनियंस को एक एक्सेप्शन में दिया जा रहा है। क्यों भाई? क्या हमारा कि ना वो, वाई आर वी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीपल? बिकॉज लड़ाई तो हमने नहीं कहा था आप लोग लड़ाई ना लगाएं। ब्रिटिश हुँ, गवर्नमेंट क्योंकि जानबूझकर एक तासर देना चाहती है कि वह हमने उनका साथ देना है, और फिर उसी हुँ, लिए हमारे ऊपर जो उसका इफेक्ट हो रहा है वो आपको देखें, कॉस्ट एंड इफेक्ट का, जिसकी वजह से हमने ये प्रोग्राम अब डिस्कस कर रहे हैं। सो असाइलम में असाइलम सीकर्स को लाजमी अपनी एप्लीकेशन डालनी चाहिए काम की, अगर 1 साल से ज्यादा उन टाइम गुजर चुका है, उनकी एप्लीकेशन आउटस्टैंडिंग है या पेंडिंग है, उसमें चाहे फ्रेश क्लेम है, चाहे पहली बार उन्होंने असाइलम डाला है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपसे मैं 100% मुतफिक हूँ कि इमिग्रेशन जो लॉयर्स प्रैक्टिशनर्स का एक ग्रुप है अल्पा, उसके साथ साथ JCWI या दूसरी तंजीमें, ये नेशनल तंजीमें हैं जो लॉबिंग करती हैं इमिग्रेशन के जो क्लाइंट हैं या जो अफेक्टेड हैं उन लोगों के लिए। तो हमें सर्टनली लॉबिंग करनी चाहिए कि देखें हमारे यहाँ भी दो किस्म के लोग हैं, कुछ लोग हैं ऐसे, जैसे मैंने आपको कहा कि उनको यहाँ आकर सेटल हो चुके हैं, वो अपना मामूल से जिंदगी गुजार रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमें क्या इफेक्ट हो रहा है? हमें इफेक्ट हो रहा है भाई, क्योंकि ये लोग भी यहाँ आकर अगर सोसाइटी में इलीगल काम कर रहे हैं तो वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ये भी उनके साथ हुँ, ज्यादती है, उनको उनका हक नहीं मिल रहा कि काम तो बेचारे कर रहे हैं 10 15 20 घंटे, और उनकी हेल्थ पर इफेक्ट होगा लॉन्ग टर्म में, साइकोलॉजिकली, जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर वो लोग इफेक्ट हो रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म ये NHS पर इफेक्ट आएगा। उसके साथ साथ ये भी किसी के भाई बेटे बहने हैं, तो ये गलत बात है, ज्यादती है कि हमें इंसानी इखलाकियात से गिरना नहीं चाहिए कि इन लोगों को इनका राइट मिलना चाहिए।
उनसे 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है और उन्हें 250 और 3 पॉइंट दिए जा रहे हैं पर ओवर के हिसाब से। तो ये तो शाह साहब, ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफवर्जी है। ह्यूमन राइट्स की भी खिलाफ वर्जी है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन जो लोग उनका फायदा उठा रहे हैं ना, अगर वो अपनी कम्युनिटी के लोग हैं, अक्सर इमिग्रेशन यहाँ ये होता है कि देखें जी, जो उनकी अपनी कम्युनिटी है तो वो बेचारे उन पर भरोसा करते हैं लैंग्वेज, मजहब, कल्चर की वजह से। इंडियन, पाकिस्तानी, हम्म, बंगाली, जो भी हमारे लोग हैं, अफगानी हैं, तो हमारे जो लोग बिजनेसमैन हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, कभी कभी उनसे वो काम करा के कहानियां सुनने को आती हैं, मुझे डायरेक्टली नहीं पता, कि वो कहते हैं जी तुम क्या करोगे, तनख्वाह ही नहीं देना चाहते। और उधर से हम लोग दावा करते हैं जी हमारा जो मजहब, दीन, कल्चर है कि जी किसी का खून पसीना सूखने से पहले उसकी मेहनत अदा करो। तो हम अमल तो नहीं करें, हमें भी देखना चाहिए यार, इस बंदे के साथ फेयर करें। अगर आपको जी बिल्कुल। स्टाफ की जरूरत नहीं है तो आप बता दें उनको जी हमें जरूरत नहीं है, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन मदद का ये मतलब नहीं आप उसकी एक चौथाई जो मेहनत है वो हिस्सा दें। रादर देन 10 पाउंड उसको आप 2-2.5 पाउंड दे रहे हो, वो भी नहीं दे रहे प्रॉपर टाइम पर, बिकॉज जी ये ऐसा ही। सरासर मेरे नजदीक ज्यादती है। उसको फेयर वेजेस, लिविंग वेजेस जो है वो तो अलग बात है। हाँ, रिस्क ले रहे हैं कंपनियां, कि आपको भी पता है कि कंपनियां अक्सर जो पकड़ी जाती हैं उनके लिए फाइन 20,000 पाउंड तक है फी बंदा। तो वो भी अक्सर हम्म, कहते हैं यार हम भला करें लेकिन हमारी रिस्क है, क्योंकि इसने तो नहीं हमें फाइन, अगर हम पकड़ेंगे तो ये होगा। मैं कभी भी किसी को इनकरेज नहीं कर रहा जी कानून तोड़ें, गैर कानूनी किसी को एम्प्लॉय करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने एम्प्लॉय करना है तो होम ऑफिस से इजाजत ले लें, अगर वो असाइलम सीकर है। लेकिन उसके सही है। साथ साथ अगर आप घर का भी कोई सफाई, गार्डनिंग का काम करा रहे हैं तो ज्यादती तो ना करें किसी के साथ, उजरत उसको बिल्कुल, उसकी पूरी रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, और हमारी कोशिश है कि जी हमारी हम मराकज हाईलाइट है ना, करें इन उनको चीज़ों एजुकेट को। करना चाहिए। जी जी जी, जी। बिल्कुल, और आप सही कर रहे हैं। और हमारी जो मजहबी मराकज हैं, उलमाए, मशाइख हैं, इमाम है हमारे, उनको भी इन चीजों पर बात करनी चाहिए। कि देखिए हम लोग डरते हैं कि कहीं हमारे जो कांग्रीगेशन है, नमाजी है, शहदारे में लोगों नाराज ना हो जाए। भाई उसको एजुकेट करेंगे तो उसको पता चलेगा ना, वो किसी का हक उनको अदा करें। सही है। और मैं जी जी पिछले शाह दिनों में साहब, एक सॉरी। इवेंट हो रहा था यहाँ नॉर्थ हम्पटन में, वहाँ गया हूँ तो कुछ लोग फॉलो करते हैं, लंदन से आए हुए थे, तो उसमें से 15 बंदे मुझे मिले हैं जो जिनके वीज़े नहीं थे यहाँ, तो उन्होंने अलहदा मुझसे बात की है, तो उन्होंने अपनी जब स्टोरीज सुनाई है तो वो रोने लगे अपनी स्टोरीज सुना कर, काफ़ी अरसा हो गया था उन्हें। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं लाजमी इंशाल्लाह जहाँ भी मौका मिलेगा आप लोगों की मैं बात करूँगा। तो इसी वजह से किया था। वो उस बंदे ने बताया कि कपड़े की दुकान पर काम करता है, 12 घंटे ड्यूटी करता है, 25 पाउंड उसे मिलते हैं दिन के 12 घंटे के। तो कहता है उसके अलावा क्योंकि और कोई हल भी नहीं है, पीछे भी उसने खर्चा पहुंचाना होता है और खुद भी यहाँ रहना होता है। तो उसने असाइलम किया हुआ है कहीं, लेकिन उसने अभी तक, उसको मैंने बताया कि आप अप्लाई कर सकते थे काम के लिए, उसको 5-6 साल हो गए हैं अप्लाई किए हुए, अभी उसका कोई जवाब नहीं आया। तो ये इस किस्म के देखें, केसेस भी हैं। लाइल्मी है ना शाह साहब, ये बहुत बड़ी बात है कि आप जैसे प्रोग्राम करें, इन प्रोग्राम्स के जरिए लोगों को मालूमात फराहम होती है। ये बजाते खुद एक सदका जारिया है, और कम्युनिटी की वेलफेयर इंफॉर्मेशन में बड़ा फर्क आता है। जिन लोगों के पास मालूमात, इल्म नहीं है ना, तो मैं उनको यही दरख्वास्त करूंगा कि बराए मेहरबानी एतमादी किसी बंदे के जरिए, जैसे आप हैं या कोई किसी के तवज्जुह से आप रहनुमाई लें। और कम्युनिटी के जो हमारे काउंसलर्स हजरात हैं उनके जरिए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से भी ये बात करें। अगर पूरा ग्रुप हर शहर में जहां जहां ये आबादी हमारी है, बाज़ाहिर कोई बंदा अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहता, तो आप जैसे लोगों को आगे करें जी, इन हमारी कम्युनिटी के लोगों के मसाइल हैं। आप या तो एमनेस्टी के बारे में बात करें गवर्नमेंट से, या फिर उनको कहें कि इनको कुछ ना कुछ तो रिलीफ देना। आप लाखों के लोग यूक्रेन से लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो लोग यहाँ हुँ, मौजूद हैं, जो ऑलरेडी सिस्टम में अपनी खून पसीना लगा चुके हैं, तो उनके बारे में आप परवाह नहीं करें। क्यों नहीं करें? उनको भी कुछ ना कोई रिलीफ दे रखना है। अब ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, आपको पता है उनकी अपील्स खत्म हो चुकी होती हैं, वो इमिग्रेशन से छुपे हुए हैं कि वो नहीं चाहते उनको यहाँ से रिमूव या डिपोर्ट किया जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन जिन लोगों की असाइलम एप्लीकेशन पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, उनके बारे में कम अज कम काम की इजाजत उन्हें मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही है। दूसरा ये बताइएगा कि एक साहब ने मैसेज किया कि पुलिस और क्राइम बिल क्या है और जिसकी वजह से एहतजाज हो रहे हैं, इस बारे में थोड़ा-सा बताइएगा? देखें, ये जो पुलिस एंड क्राइम बिल है, इसके लिए मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ।
बिकॉज लंबी तफसील में मैं इतना जाना नहीं चाहता कि वक्त हमारे पास कम होगा। सो रियलिटी है कि जहां जो पुलिस एंड क्राइम बिल है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि आपको प्रोटेस्ट की राइट नहीं होगी। आप मुख्तलिफ जो जिन चीज़ों के बारे में इस वक्त हम लोग फॉर ग्रांटेड टेक करते हैं वो नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में। तो लोगों का एहतजाज इसलिए है कि पुलिस को इतने पावर्स दिए जा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में वो, मसलन मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि इस वक्त जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हाई स्पीड रेलवे बनाई जा रही है और उसके साथ साथ आपने देखा होगा मुख्तलिफ लोग जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मोटरवे पर आ जाते हैं, सड़क पे आ जाते हैं, सड़क बंद कर देते हैं। वो कर पूरी कौम पूरे मुल्क के लिए ये लोग बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी माशरा जागे कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको चाहिए लेकिन उसकी प्राइस क्या आप पे कर रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें पे करेंगी, इन्वायरमेंटलिस्ट जो लोग हैं, और इस तरह मुख्तलिफ और इश्यूज हैं। लेकिन वो जो बिल बनाए जा रहे हैं कि पुलिस को एक पुलिस, हम एज अ मुल्क पुलिस स्टेट की तरफ जा रहे हैं। वो कह रहे हैं पुलिस को इतने पावर्स दे दो, इन लोगों को कोई प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं होगी, इनको हटा दो, जबरदस्ती करो, बंद करो। तो लोग कह रहे हैं भाईजान फिर डेमोक्रेसी में एहतजाज हमारा एक हिस्सा है, इस अ फंडामेंटल राइट कि प्रोटेस्ट जो है, और वो आप बंद करें तो पीछे क्या फिर रहेगा। इसी तरह आपने देखा होगा कि लंदन और दूसरे शहरों में जब प्रोटेस्ट होते हैं, कभी किसी प्राइस इन्फ्लेशन, मार्गरेट थैचर के जमाने में आपको याद होगा कि काउंसिल टैक्स जो इसको पोल टैक्स कहते थे हुआ था। अब गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में नजर आ रहा है कि लोग शायद प्रोटेस्ट की तरफ बढ़ेंगे कि महंगाई है मुख्तलिफ इश्यूज पर, तो पहले से उन्होंने अंडर प्रीटेक्स ऑफ पुलिसिंग क्राइम बिल बना दिया है जी, पुलिस को पावर दिए जाए ताकि ये चीजें जो है एक्शन में आ ही ना सके लॉन्ग टर्म में। ठीक है। So बेसिकली इसको हुकूमत को ये खतरा है कि अगले आने वाले दिनों में जैसे कि लोग सोच रहे हैं कि हमें बाहर निकलना चाहिए, काफ़ी आम बंदा भी ये सोच रहा है कि हमें जहाँ भी प्रोटेस्ट हो हमें शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि अपनी आवाज़ जब तक बुलंद नहीं करेंगे तो ये तो आगे बढ़ते रहेंगे। जो भी हुकूमत जी फैसला करती है उसका असर आम बंदे पर पड़ता है लाजमी। जैसे बिल्कुल आपने बात की शुरू में कि ऑयल की कीमतें जो ही बढ़ी हैं, तो उसके बाद जितने भी खाने पीने वाली चीज़ें हैं वो उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। पिछले दिनों में मैं यूरोप गया हुआ था, तो आपको बताऊं कि वहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ देखी है वो खाने पीने वाली चीज़ें बहुत महंगी हैं, इसकी बजाय कि जी बाकी चीज़ों की बजाय। अब वो सिस्टम बिल्कुल यहाँ भी होने लगा है। यहाँ यूके में कम अज़ कम अगर उसे कंपेयर किया जाए तो काफ़ी हद तक हम सुखा चैन लेते हैं उसको देख कर के, उससे अभी तक बेहतर है। लेकिन आने वाले दिनों में ये लग रहा है कि हम भी शायद उन्हीं के साथ जाकर मुकाबला करें। अगर वो सिचुएशन हो जाती है, खाने वाली पीने वाली चीज़ें महंगी हो जाती हैं ज़्यादा, तो फिर तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। तो आने वाले दिनों में किस तरह देख सकते हैं इसको? देखिए ये जो प्रोटेस्ट है ये जाहिर है कि कोई भी आदमी अपनी खुशी से तो बाहर सड़क पर नहीं आता ना एहतजाज के लिए। हम्म, जब एहतजाज किया जाता है तो उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, पटिशन्स भी होती हैं। लेकिन जो लोग बाहर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं और पानी सर से गुजर चुका है, उनका बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो चुका है और उनकी बात कोई नहीं सुन रहा। वो एहतजाज फिर लेकर सड़क पर आ जाते हैं। वो जमहूरियत का एक हिस्सा है। वैसे अगर मैं अपनी बात करूं एज मुसलमान तो हमारे मजहब का मैं समझता हूँ एक हिस्सा है। इसीलिए हम कहते हैं कि यार ये गलत बात है कि गलती को रोकने के तरीकेकार होते हैं। तो लास्ट थिंग इज जब हम कहते हैं दिल में तो महसूस करें ये गलत बात हो रही है। मेरे ख्याल में यहाँ की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उन्होंने कहा था जी यूक्रेन की जंग हो रही है। मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, यूक्रेन की जंग हो रही है, हिंदुस्तान वही ऑयल रूबल्स में खरीद रहा है। सबसे सेकंड लार्जेस्ट बायर रशिया का तेल जो है इंडिया है और फर्स्ट लार्जेस्ट बायर चाइना हो चुका है। इस लड़ाई के दौरान रशिया की तेल की पैदावार की कमी नहीं हुई, वो बढ़ी है और उसी ऑयल की एक्सपोर्ट भी बढ़ी है। और उसी जिम्मे में अब देखा जाए तो उनकी जो रेवेन्यू है पैसे वो भी बढ़े हैं। ये मैं नहीं कह रहा आज पूरा दिन CNN इस पर बात करता रहा तो हमने अचीव क्या किया है। अब G7 से लेकर नेटो अब मीटिंग कर रहा है, जो हम चाहते थे वो तो हुआ नहीं। लड़ाई भी शुरू कर दी, ये कह रहे थे कि इतने दिनों में खत्म हो जाएगी, ये होगा वो होगा, एम्बार्गो लगा देंगे, ईरान पर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, रशिया पर लगा देंगे, लेकिन उनका ऑयल रेवेन्यू तो ऊपर जा रहा है। अब कमी जरूरत किसको पड़ी है ज्यादा, वो यूरोप और अमेरिका को ऑयल की पड़ रही है। और वो इसीलिए देखें जो बाइडेन गल्फ स्टेट सऊदी अरेबिया में बिलखुसूस जा रहा है, क्यों कि आप तेल की पैदावार इंक्रीज करें कि हमारी जरूरियात पूरी हो जाए। और जितनी इंडिया और चाइना की जरूरियात थी
वो तो नहीं ये इनकी मीटिंग्स में नेटो शेटो में आ रहे हैं, वो रशिया से ज्यादा तेल और खरीद रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक है मैं डायरेक्ट सप्लाई मिल रही है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो आम आदमी शहरी या यूरोप में बैठा हुआ जिनको वीट की जरूरत है, और लोगों को शायद इल्म नहीं था इस लड़ाई से पहले रशिया और यूक्रेन दोनों मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े गन्ने वीट के एक्सपोर्टर्स हैं, गंदम के एक्सपोर्टर है, सबसे बड़े एक्सपोर्टर है, और वो मेजॉरिटी डेवलपिंग कंट्रीज में जाता है। अब यूरोप में देखें, अगर यूक्रेन की वीट नहीं आएगी, आप खुद देख लें गाड़ियों के जो पार्ट्स यूक्रेन बना रहा था यूरोप के लिए वो भी बंद हो गए। सो हर चीज बिल्कुल पर ऐसा। एक डोमिनो इफेक्ट है, चेन इफेक्ट है। उस चेन इफेक्ट में यह है कि देखिए प्रोटेस्ट मुझे नजर आ रहे हैं। मैं पर्सनली फील करता हूं कि हमें आने वाले वक्त में हालात जो यूरोप के हैं, जो माशी हालात हैं, वो डिफिकल्टी में की तरफ नजर आते हुए आ रहे हैं, और बिलखुसूस के खाने पीने की चीजें। क्योंकि अगर आपका देखें ऑयल जो है, खाली सनफ्लावर ऑयल है, ये कोई किसी कुकिंग ऑयल है, उसकी कीमत देख लें, फॉरगेट करें कि ऑयल जो गाड़ियों में हम यूज करते हैं। ये तो कह रहे थे ना पिछले कई दाइयों से जी हमें फॉसिल फ्यूल नहीं चाहिए, अचानक यूरोप कोल से बिजली बनाने की तरफ वापस जा रहा है। अगर यही काम कोई डेवलपिंग मुल्क कर रहा होता है तो उसके ऊपर ये तस्में खींचने शुरू कर देते हैं कि क्यों कर रहे हैं आप, आलूदगी फैला रहे हैं। और खुद देखें यूरोप में यही काम होने वाला है अब, बिकॉज ये दे हैव नो चॉइस, बिकॉज रशिया की एक ही डिमांड है, ऑयल खरीदना है खरीदे, हमारे रूबल में खरीदे, हम डॉलर्स में नहीं बेचना चाहते। बिकॉज वो भी समझ चुके हैं ना कि हम अपनी इकोनॉमी को क्यों कमजोर करें। और असल बिल्कुल ऐसा जंग ही ये जो है रशिया और अमेरिका की है, यूक्रेन तो खाली एक पौन है जो बीच में फंसा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। गैस देखें, 50% गैस यूरोप में रूस से आती थी, अब वो तो बिल्कुल आना बंद ही हो गई है। तो ज़ाहिर है गैस की कीमतें अभी अगर देखें, जो आम बिल हैं आम बंदे को जो जा रहे हैं, मैं ज़ाती तौर पर आपको बताता हूँ कि 3 माह का जो खाली मुझे बिल आया एक घर का, वो 1400 पाउंड है। तो उस हिसाब से अगर आम बंदे को देखेंगे तो वो फिर कहाँ पहुंच जाएगा मामला। तो आने वाले दिनों में क्योंकि गैस की और कमी होगी और कीमत कास्ट बढ़ेगी, फिर वो और मुश्किलात बढ़ेंगी। इस तरह अगर आम बंदा देखता है इस चीज़ को कि हमारा यहाँ रहना तो फिर मुश्किल है, ज़ाहिर है इनकम जो है वो तो जितनी है उतनी ही है, वो ज़रा बढ़ने का नाम नहीं ले रही बल्कि कम हो रही है। जो कारोबारी लोग हैं या दूसरे हैं, तो जो अखराजात हैं वो दुगने हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में तो आने वाले दिनों में और मुश्किलात नज़र आ रही हैं बहुत ज़्यादा। देखिए एनर्की और केओस इसी का नाम होता है ना, कि मुल्क में एनर्की और केओस शुरू हो जाए। क्योंकि बदअमनी का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि जब लोगों में अमन नहीं रहता, तो अमन कहाँ से रहेगा जब उनकी अपनी ज़रूरियात अवाम की नहीं पूरी हो रही। तो इसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी चाहिए होता है, और गवर्नमेंट के जो लोग हैं, देखिए मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप सारी बात समझेंगे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, ये एक हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि चर्चिल को राशन दिखाया गया एक आम फैमिली के 4-5 लोगों के लिए। इस फैमिली के 4 बच्चे हैं, 2 माँ बाप हैं, ये छोटा फैमिली जिसको न्यूक्लियर फैमिली हम लोग कहते हैं। तो उसने कहा बाय गॉड इतना खाना तो मैं भी एक दिन में नहीं खाता। उन्होंने कहा ये पूरी फैमिली के लिए हफ्ते का राशन है। उस चीज से बात यह कि ये गवर्नमेंट मौजूदा भी उसी तरह सोच रही है जैसे चर्चिल सोचता था, कि जो रईस ज्यादा होते हैं ना, जो मिडिल क्लास ये पढ़े लिखे, देखे इस गवर्नमेंट में कौन सा आदमी बैठा हुआ है जो कि वर्किंग क्लास फैमिली से, जिसने गुर्बत का एहसास किया हो, वहां बैठा है। ये तमाम लोग वो हैं जिन्होंने हमेशा जिंदगी में ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी है और हाई लेवल अर्नर्स हैं। तो उनको तो एहसास ही नहीं है कि आम आदमी सड़क पर क्या कर रहा है। आम आदमी जो बच्चा स्कूल में भूखा जा रहा है सुबह, उसका क्या हो रहा है। देखें मार्कस रैशफोर्ड जो एक फुटबॉलर है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, कोविड के दौरान उसने इतनी बड़ी जबरदस्त कैंपेन चलाई कि जो गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप बेनिफिट पा रहे हैं, उनको नाश्ता तो मुफ्त दे ना कम से कम स्कूल पहुंचते ही। तो इस चीज से क्या साबित हो रहा है, वो कह रहा है कि मैं कितने साल भूखा स्कूल जाया करता था, मेरी माँ सिंगल पेरेंट थी, हमारे पास खाना नहीं था, आज मैं बहुत अमीर हो चुका हूं लेकिन फिर भी मुझे उन बच्चों का एहसास है। तो एहसास उसी को होता है जो उस रास्ते से गुजरा होता है। एंड वी हैव अ सही प्रॉब्लम है शादी, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं जी। जिस गवर्नमेंट का जो हिस्सा है, अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को एहसास नहीं कि जो बेनिफिट्स ये एहसान नहीं करे अवाम पर, ये इनका रोल है कि वेलफेयर स्टेट को फंक्शन कराना। दो चीज़ें जो डिस्कस करनी है, हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया है, तो जो हमें खुसूसन ओवरसीज पाकिस्तानियों को यहाँ पेश आ रही है पाकिस्तान के हवाले से,
वो ये है कि एक तो जो छुट्टियां होती हैं बच्चों को, तो लोगों का रुख होता है पाकिस्तान की तरफ जाने का। एक तो जी, जो टिकट्स हैं उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 6-6 माह पहले से टिकट कटवाए हुए थे। उनको जो खुसूसन जो लीज़ पर पीएए के त्यारे लिए गए हैं, उसमें ऐसा हुआ कि उनकी टिकट उनको नोटिस दिए बगैर रीशेड्यूल कर दिए गए हैं। फर्ज किया मेरा एक जानने वाला बंदा है, उसने 17 तारीख को उसने जाना था, उसके टिकट बगैर नोटिस के उन्होंने 31 को कर दी हैं। 21 को उनकी शादियां थी। अब उनका जाना तो फिर वो बनता नहीं है कि वो शादियों पर जाना था, उन्होंने किस लिए जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें हाल ही उस पर नहीं है। एक वीडियो मैंने की थी सोशल मीडिया पर, तो उसमें बेशुमार लोगों ने कहा जी जिन्होंने 1 जुलाई को जाना था उनको 18 का कर दिया, और जो 18 को जा रहे थे उनको 31 से 30 का कर दिया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, सिचुएशन है, आप लीगली बताइएगा कि वो लोग इनको कैसे सेट कर सकते हैं इस चीज़ को। देखें ये ट्रैवल इंडस्ट्री में काफ़ी इश्यूज हैं। दो बातें जहन में रखें, हमारे जो जिन लोगों ने हज के लिए इवन एजेंट्स को पैसे दिए थे, वो भी सेम बात तकरीबन आ रही है कि बहुत सारे हम्म, लोग हैं जिनके पैसे ज़ाया हो चुके हैं। क्योंकि यूके में आपने तो दो नाम सुनेंगे, आयाटा और आप्टा। ये जी जी। इंटरनेशनल तंजीमें जिनकी जो गारंटी देती हैं कि टिकट खरीदने के वक्त हमेशा उस बंदे से लें जो आयाटा और आप्टा मेंबर है। अगर वो मेंबर है हम्म, तो वो उसके कुछ शराइत हैं, कुछ कवानीन हैं जिनके मुताबिक आपको उन्हें रिफंड देनी पड़ती है। पहली तो ठीक बात है। यह है कि जितने भी हमारे लोग टिकट बुक कर रहे हैं, अक्सर हम लोग सबसे सस्ता टिकट ढूंढते हैं एजेंट के थ्रू। हम्म, उन टिकट्स की कैटेगरीज है बहुत सारी, और हम सबसे चीपेस्ट कैटेगरी पर जब जाते हैं तो उसमें जो रूल्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस जिनको हम कहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हम लोग पढ़ते नहीं हैं, हम टिकट ले लेते हैं और एजेंट हम्म, बाद में कहता है जी ये जिस कंपनी से हमने टिकट खरीदा उनकी जो है ना वो शॉर्ट प्रिंट होती है, स्मॉल प्रिंट जिसको हम कहते हैं, और स्मॉल प्रिंट हम्म, कोई पढ़ता नहीं है, उसने उन्हें कहा लिखा होता है जी ये हमारी स्वाबदीद पर है कि आपकी कैटेगरी है। जो फर्स्ट क्लास वाले उनका वो शेड्यूल नहीं चेंज करेंगे, उनको पता है इनको ठीक पे है। करना पड़ेगा। जो बिजनेस क्लास है उनका वो नहीं करेंगे। जो इकोनॉमी क्लास के, और इकोनॉमी की आगे कई कैटेगरीज हैं। सो सबसे पहली बात है, टिकट खरीदने से पहले हमेशा लोग हमारे कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड या ऐसे कार्ड से पे करें जो जिसके साथ ट्रैवल बुकिंग इंश्योरेंस होती है, या वो ट्रैवल हम्म, इंश्योरेंस भी खरीदें। तो उसमें वो टर्म्स एंड कंडीशन मेक श्योर करें कि कंपनी हमारे साथ ज्यादती नहीं। लेकिन ये हमारे एजेंट्स की भी जिम्मेदारी है, और एजेंट्स भी हमारे जो है ना अपना कारोबार बेचारे चला रहे होते हैं, उनको भी कई बार पता नहीं होता कि वो एजेंट के एजेंट अक्सर होते हैं। अगर मेन कंपनी से आपने खरीदा ना तो वो आपको ये तमाम कंडीशंस देंगे, स्मॉल प्रिंट जो जितना मैं कह रहा हूँ। सो उसके लिए आप कंपनी को नोटिस भेजेंगे, वो कहेंगे जी स्मॉल प्रिंट में लिखा हुआ है सारा। इस मुल्क में देखें कोई भी कारोबार है, जब यूके में खरीदो फरोख्त हो रही है तो ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आप स्मॉल क्लेम कोड यानी गारंटी कोड में जाएंगे, लेकिन आप उनको सू नहीं कर सकते जी हमारा नुकसान हो गया कि टिकट ही आपने गलत कैटेगरी का खरीदा हुआ है। वो लिखा हम्म, होगा कि हम आपको रिफंड नहीं देंगे। सो पहली तो बात यह है कि मैं तमाम सुनने वालों को, नाजरीन सामीन नाजरीन को यही कहूंगा कि प्लीज अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस रखें, और बुकिंग के टाइम एहतियात से बुकिंग करें कि आया इस टिकट को ट्रांसफरेबल है या नहीं है। हम्म, सो अनफॉर्चुनेटली ये जवाब लोगों के लिए सूटेबल नहीं होगा। बहुत सारे लोग हमारे चाहते होंगे जी हम लिटिगेशन कर सकते हैं, लेकिन ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं, कि बगैर आप मुकदमा को काउंटी कोर्ट में शुरू करें, पहले स्मॉल प्रिंट टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लें। और यही हाल होता है हम्म, शादी इस मुल्क में, जब हम ट्रेन का टिकट बुक करते हैं ना, अगर वो मखसूस टाइम का टिकट हमने बुक किया कि वो सस्ता है तो उसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपकी ट्रेन मिस हो गई है तो उनकी स्वाबदीद पर, ये अक्सर हमें पता होता है इस मुल्क में, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स में हमारे लोग इस पर तवज्जो नहीं देते। सही सही क्योंकि सही। जो हालात है ना इस वक्त, आप देखें ब्रिटिश एयरवेज ने भी फ्लाइट्स बंद कर दी है पाकिस्तान की, बिल्कुल ऐसा ही। तो अभी तो तो वो काफी ट्रांसफर हो रहे हैं। प्रॉब्लम्स है। और दूसरा कोविड दोबारा भी काफी फैलता जा रहा है। उसकी वजह से आने जी वाले हाँ, दिनों में शायद कोई पाबंदियां नई ना आ जाए, उसमें भी
प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं। इस वजह से जाने से पहले जितने भी लोग सफ़र कर रहे हैं, पहले जाने से पहले मज़ीद चेक कर लें और कंफर्मेशन भी ले लें, ताकि एयरपोर्ट पर जाकर आप लोगों को कोई परेशानी का सामना करना पड़े। एक और चीज़ जो परेशानी का बायस बन रही है, क्योंकि ईद का मौसम है, कुर्बानी का मौसम है, ज़्यादातर लोगों की एक ख्वाहिश होती है कि अपने मुल्क में कुर्बानी भी दी जाए। अभी इशू ये आ रहा है कि लोग पैसे जो भेज रहे हैं यहाँ से पाकिस्तान में, जी हाँ। वो जी यहाँ से भेजते हैं, जिस बैंक के थ्रू भेजते हैं या जो जिसका रेट कम ज़्यादा दिखाते हैं, तो कोशिश होती है लोगों की कि उसी बैंक में भेजें जिसमें 1-2 रुपए ज़्यादा मिल जाए। तो एमसीबी जी ने ऐसा किया है कि गुज़श्ता कोई 1-2 हफ्ते से रेट अपना थोड़ा दूसरे बैंकों से थोड़ा ज़्यादा रखा है। यानी अगर 252 है तो उसने 254 रखा है। लोगों ने पैसे भेजे हैं तो उन्होंने डिले कर दिया आगे लोगों को देने के लिए। तकरीबन 2-2 4-4 दिन, फर्ज किया जुमे को किसी ने भेजे हुए तो आज मंगल है और मंगल तक पैसे नहीं मिल सके। उसकी जी वजूहत हाँ। जानने के लिए हमने राब्ता किया था कुछ बंदों से। पता ये चला कि वो डिले कर रहे हैं एक हफ्ता, इस वजह से कि उनके बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पैसे पड़े रहें और वो जो कमी जो रेट ज़्यादा दे रहे थे उसको कवर करने के लिए। तो इस किस्म की जी हाँ। सिचुएशन अगर हो जाए, किसी को इमरजेंसी पहुँचाने हो, तो बैंक आगे इस किस्म की सिचुएशन का सामना करना पड़े लेने वालों को पैसे, तो क्या करना चाहिए उस सिलसिले में? देखिए, अगर आपने पैसे बकायदा बैंक के जरिए यहाँ से भेजे हैं तो वो तो इशू आपका सिंपल होगा कि आपका बैंक रिकॉल कर सकता है कि पेमेंट नहीं मिली, हमें रिकॉल चाहिए। और बेहतर तो जी। यही होता है कि आपका जो पाकिस्तान का बैंक अकाउंट है, रिश्तेदार का या आपका अपना, या जिस किसी का भी, वो ट्रांसपेरेंट अगर आप पैसे भेज रहे हैं तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का तो सवाल नहीं होगा। लेकिन जो जो हुँ। पैसे की ट्रांसफर वहां ना मिलने की बात होती है ना, अगर आपने बैंक के जरिए, यानी हाई स्ट्रीट का जो बैंक है, यहाँ के जो मेजर बैंक है, जी, उनके जी। जरिए अकाउंट आपका है, ट्रांसफर करें तो आप पैसा रिकॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी दुकानदार को पैसे देने, जी मेरे मुस्लिम एमसीबी बैंक में डाल दें वहां, या हुंडी के जरिए जिसको हम कहते हैं हवाला सिस्टम है, तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें तो आपको पता नहीं, है मैं फिर लीगली ट्रेसिंग बात का। कर रहा हूँ, जो लीगली तरीके से यहाँ से भेजते हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, वो भी नहीं मिल रहे लोगों को। नहीं, जो लीगल तरीके वाले हैं वो अपने बैंक को कह देंगे हमें फंड्स वहां नहीं मिली, और जाहिर है आपको पता है ये प्रोसेस तो वो पाकिस्तान है, फिर एक हफ्ता जो आप कह रहे हैं नहीं मेरे, वो टाइम तो वेस्ट करेंगे, लेकिन वो भी उस पैसे को रिकवर करेंगे। उसको कहते हैं कि हमें वापस दो कि पैसा आपने डिलीवर नहीं किया, और क्योंकि वहां रसीद नहीं है डिलीवर होने की तो पैसा बैंक इंटाइटल है, रिकॉल उसको कहते हैं। तो वो कर सकते हैं बैंक वाले, जहां पेमेंट वहां नहीं वो कर सके टाइम में। और रियलिस्टिकली अगर आपके क्लाइंट का बैंक अकाउंट है ना, वहां जो जिस बैंक में आप मुंतकिल हुँ। कर रहे हैं पैसा, एक्चुअली एमसीबी को उस अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करके रसीद इशू करनी पड़ेगी, हमने उस बैंक अकाउंट में डाल दिया है। ये अलग बात है, आपको पता है वहां ब्रांच वाले फिर आगे पैसे आपको दें ना दें, वो आपको पता है फिर ड्रामाबाजी शुरू हो जाती है ना पूरे मुल्क में। ये सारी बात है टू डू विद पाकिस्तान का अपना जो इकोनॉमिक सिचुएशन सूरत हाल है इस वक्त, क्योंकि ये सही उनकी है। तरफ से डिलीवरी यहां से नहीं हो रही, लेकिन पर आपका ये बैंक यूके छोटी-छोटी वाला पैसा रिकवर कर सकता है। ये हैं छोटी-छोटी चीज़ें, लोग मैसेजेस हमें करते हैं, जिसको जो प्रॉब्लम होती है उसी के मुताबिक करते हैं, लेकिन इस पर तवज्जो वो लोग कम ही दे रहे हैं। लेकिन हम हाइलाइट्स इस वजह से करते हैं कि जो भी आप ज़ाहिर है बैठे हुए हैं, लीगली भी आप जानते हैं और लोगों को ज़ाहिर है एक अच्छा मशवरा भी दे सकते हैं और बता सकते हैं कि वो इन मुश्किलात से बचने के लिए क्या करें। फ़र्ज़ किया मैं डायरेक्टली यहाँ से अगर किसी बैंक में भेजता हूँ, तो वो तो 15 मिनट के बाद वहाँ मिल भी जाते हैं, कोई प्रॉब्लम अकाउंट टू बिल्कुल। अकाउंट। 15 बिल्कुल। मिनट लगते हैं हाली। लेकिन ये जो हफ्ता-हफ्ता लगता है, वो भी लीगली बात की है, जिन बंदों ने भेजा है नहीं मिले, वो डिले करके दे देते हैं जब इश्यू होता है, या बंदे को देखते हैं कि ये शोर नहीं करेगा, चलें हफ्ता और गुजार देता है इसी तरह इंतजार में। तो इस किस्म की असल चीजें बात हैं। है, देखें हमारी कम्युनिटी में जो है ना, ये अफसोस की बात है कि जो अदारे वहां बैठे हैं ना, वो भी नाजायज फायदा उठाते हैं उन लोगों का जो बेसहारा बेजबान होते हैं, या जिनको वो समझते हैं यार क्योंकि दूर दराज इलाकों में कोई शिकायत नहीं आएगी, बड़े शहर में वो ऐसी हरकत नहीं करेगी, उनको पता है कंप्लेन आ जाएगी या कोई तल्लक वाला बंदा होगा, कहेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। तो इसलिए जो हमारे लोग हैं यहाँ पर, मैं उनको हमेशा मशवरा दूंगा कि जो भी काम आप कर रहे हैं, किसी से मशवरा लेकर बैंक टू बैंक ट्रांसफर करें। जैसे ट्रैवल की बुकिंग है तो उनको भी अगर वो डेबिट कार्ड सॉरी आम क्रेडिट कार्ड पर पे करें तो क्रेडिट कार्ड की अक्सर इंश्योरेंस होती है, वो आप प्रोटेक्टेड होते हैं,
आपका सही पैसा है। ज़ाया भी नहीं बैरिस होगा और उसमें जी, काफ़ी सारी रिलीफ है। बैरिस्टर साहब, हमारा टाइम यहाँ ख़त्म हो गया है। गुफ्तगू थैंक काफ़ी लंबी चौड़ी हो चुकी है और बेशुमार और भी चीज़ें थी, लेकिन टाइम ख़त्म हो गया। आप जितनी भी गुफ्तगू या टॉपिक के मुताबिक एक लास्टली हमारे लोगों के नाम एक मैसेज और फिर उसके बाद इजाज़त चाहिए। थैंक यू। मैं आप के जितने भी सुनने वाले देखने वालों को कहूँगा कि जी कानून के इदारे में रहकर काम करें और हमेशा फॉलो करें प्रोसेस ऑफ लॉ, खुश रहें, आबाद रहें, और सबसे बड़ी बात है कि लुक आफ्टर ईच अदर, एंड ऑब्वियसली जितने भी सवाल हैं वो ऐसे फोरम्स पर रेज करें ताकि उनको अच्छी मालूमात मिले। एंड आपको शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू वेरी मच, एंड होपफुली आई सी यू सून। जी, बैरिस्टर अज़हर चौहान साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने टाइम दिया और बहुत अच्छी मालूमात दी हैं अपने देखने सुनने वालों को। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि जो भी प्रॉब्लम्स हों, हमारे ख़ुसूसन हमारे जो लोग हमारे देखने सुनने वाले हैं, उनको छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स भी हों, हम पब्लिक फ़ोरम में उसको हाइलाइट करते हैं, उस इश्यू को लाते हैं और जो एक्सपर्ट होते हैं, उस पर अपनी राय देते हैं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो और इससे ये सिलसिला हमारा जारी है। इंशाअल्लाह सेहत रही, ज़िंदगी रही, नेक्स्ट वीक नए मेहमानों, नए मौज़ू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़।